थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? रेडी है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर नंबर आपका 6 है, ठीक है ना। इसके पहले घटना चक्र तो सीरीज को हमने कवर किया था, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ईश्वर सफल बनाए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, अभीष्ट का संविच्छेद इनमें से होगा क्या? फटाफट जवाब दीजिए और इसका आंसर आप पर लॉक करना है। तो अभीष्ट का हो जाएगा अभिधन इष्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अभिधन इष्ट हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आ रहा है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दीर्घ संधि आपकी है। मात्रा कौन सी लगी है? बड़ी की मात्रा, और बड़ी है तो आपका मतलब हो गया ये आपकी दीर्घ संधि है। अगला है दिन और दीन शब्द, ये आपको पढ़ाया गया है। दिन और दीन बोलते ना, दीन दुखिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन शब्द होता है गरीब और दिन मतलब होता है दिवस। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जय भीम भैया, जय भीम, राम राम। यहाँ पर दिया गया है दारू का अर्थ क्या होता है? चलिए, दारू का अर्थ क्या होता है बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया, दारू का अर्थ क्या होता है। गड़बड़ हो गया घोटाला, अब तो गड़बड़ घोटाला हो गया। याद रखिए, अगर दारू ऐसे लिखी गई हो, बड़ा रू हो, तब तो ये शराब होता है। लेकिन जब छोटा रू दिया गया हो तो ये होता है लकड़ी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इसमें क्लाइमेट था, याद रखिए कि अगर बड़ा रू होता है तब तो ये शराब होता है, लेकिन अगर छोटा रू होता है तो ये लकड़ी होता है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट मारिए और ये सबसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भाई कौन नहीं जानता है? भाई सभी जानते हैं कि दारू का मतलब शराब होता है, लेकिन दारू में रू जो था वो क्लाइमेट था आपका, ठीक है। अगला कह रहा है कौन शब्द आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची देखिए, चंचरीक होता है, द्विरेफ होता है, द्विरद भी होता है, लेकिन सिलुमुख नहीं होता है। सिलीमुख आपने नाम सुना है? सिलीमुख आपका नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? चलिए बताइएगा, अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होगा यहाँ पर आंसर। तो आप कहेंगे सर अभिलाषा मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो कामना होती है, आपकी लालसा होती है, इच्छा होती है, लेकिन जो अनिच्छा दिया है ये आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है उपत्यका का विलोम क्या होता है? उपत्यका आपने सुना है कि नहीं सुना है? जितने लोगों ने उपत्यका मतलब जानते हैं वो लोग कमेंट करें जल्दी से, उपत्यका का मतलब होता क्या है। चलिए, उपत्यका किसे कहते हैं? उपत्यका किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उपत्यका कहा जाता है जो पर्वत के आसपास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। तो इसका विपरीत हो जाता है क्या? अधित्यका हो जाती है जब पर्वत की चोटी की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर पर्वत के ऊपर वाला भाग नहीं है, ये पर्वत के आसपास का भाग है जो आपका होता है ना, इसे उपत्यका कहते हैं। लेकिन जब ऊपर की बात करें, पर्वत के ऊपर की बात होता है, उसे अधित्यका कहते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपत्यका का अधित्यका होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खिलौना में मूल शब्द आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खिलौना में मूल शब्द पूछा गया है, और जब मूल शब्द दिया है तो मूल शब्द ही बताना है। याद रखिए इसका आंसर बनेगा खेल धन औना। क्या बनता है? खेल धन औना बनता है। तो याद रखिए में इनमें औना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तब आपका ये बन जाता है खिलौना। खिल शब्द नहीं है, यहाँ पर खेल शब्द आपका होता है। यहाँ पर अगला दिया है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? अध्यक्ष में उपसर्ग दिया है तो आप कहेंगे अधिधन, है ना। तो अधि इसका आंसर जो आपका है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। देखो, चांद की बिंदी तद्भव है, चांद की बिंदी तद्भव है। अब आप देखेंगे अधर शब्द जो दिया गया है 9 का ऑप्शन बी नंबर है, ये आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है, आपका याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दांत है, आंख है, कान है, आपके तद्भव है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पर कारक पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का ऑप्शन क्या है? यहाँ पर देखिए उसने, है ना, ये जो कार्य कर रहा है कर्ता की जगह कार्य कर रहा है, और जब ये कर्ता की जगह कार्य कर रहा है तो ये कर्ता कारक है, क्योंकि कारक पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको डी लगाना है। ये जो उसने आपका है कर्ता का कार्य कर रहा है, ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए शब्द होता क्या है? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उच्छिप होता है। क्या होता है? उच्छिप, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप लोग सोचें कि यहाँ पर आरोहण क्या होता है, तो आरोहण मतलब होता है सवार होना। क्या होना? सवार होना। प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, प्रक्षिप्त मतलब फेंका हुआ। और उत्थान मतलब जो होता है उठना या उठाना।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपका नहीं है। देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, जबरदस्ती गलती मत कर देना है। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे जनता है हमेशा एक वचन में है, आकाश एक वचन में, पानी एक वचन में, लेकिन हस्ताक्षर ये आपका एक वचन नहीं, ये आपका बहुवचन में होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करना है, 13 नंबर आपसे कह रहा है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर भवदिया, डिबिया, साध्वी, लेकिन संचालक जो दिया है डी नंबर संचालक आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन में से कौन सा क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन में जो क्रिया विशेषण है वो आपका है क्या, तो प्रतिदिन ये समय को बता रहा है, और जब समय बता रहा है तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा जो समय को दिखा रहा है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अगला कह रहा है यह मेरा कुत्ता है ना, यह कुत्ता मेरा है, तो वाक्य में विशेषण बताना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यह कुत्ता मेरा है, संख्या नहीं है, गुणवाचक नहीं है, परिमाण नहीं है, बस एक ही बचा आपका सर्वनामिक हो गया, क्योंकि यह शब्द सर्वनाम है तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही चीज मौजूद हो, उसे कहते हैं व्यक्ति। अब यहाँ पर देख सकते हैं राम एक है, रामचरितमानस एक है, गंगा एक है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए हो गया है। लेकिन यही संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो ये जातिवाचक में हो जाएगा, है ना। लेकिन दुनिया में जो चीज एक ही आपकी बनी है वो होता है सिर्फ आपका व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिगत उसी की बात होती है। हमारे हिसाब से ये पॉइंट में आपको कभी दिक्कतें नहीं होंगे। अगला है अशुद्धवर्तनी शब्द बताना है। अशुद्धवर्तनी कौतूहल दिया गया है, अनधिकार दिया गया है, निरपेक्ष दिया है, पौराणिक देखो दिया गया है गलत। पौराणिक होता है, क्या होता है, पौराणिक होता है। यहाँ पर अड़ा में जो मात्रा है वो आपका डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी बताना है। अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा अंत्याक्षरी। अगला दिया गया है छा वर्ण व्याकरण के अनुसार जो बना है ये आपका है क्या, तो छा वर्ण क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि छा का जो निर्माण होता है वो होता है का धन सा से, का धन सा से होता है। अगला दिया गया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में, तो आप कहेंगे सर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। मर्यादा किस युग की पत्रिका है। मर्यादा की अगर बात करते हैं तो भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो द्विवेदी युग की पत्रिका है, यहाँ पर द्विवेदी युग इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है पद्यांश पढ़ना है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। देखिए ये पद्यांश है इसलिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, गद्यांश होता तो छोड़ देते, लेकिन पद्यांश में निकालना होता है अर्थ, और अच्छे अच्छे जो बच्चे अपने आप को धुंधला लगाने वाले पद्यांश नहीं सोल्व कर पाते, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो चिलिम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा सा छाया। अब यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंधकार के सिमट कर बैठा होने का कारण क्या है, बताइए। आपने थोड़ा सा इस पे नजर जरूर दौड़ाया होगा, है ना। अब आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपका हो क्या सकता है। कह रहा है अंधकार के सिमट कर बैठा होने से कारण क्या है, किसान आग सेंक रहा है, नहीं अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अंधकार के सिमट कर बैठा होने का मतलब अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अगला दिया है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं मतलब क्या, सूरज का डूबना है, या अंधेरा का छा जाना है, या भेड़ों का बिखरना है, या सुनते हो की आवाजें आई थी। याद रखिए ये जो आपकी अचानक शब्द आप घटनाएं मिली थी, सुनते हो की आवाजें आपकी आई थी। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। गल्ला जानते हैं ना, अनाज को बोलते हैं, ठीक है, गल्ला बोलते हैं, अनाज को बोलते हैं। अब यहाँ पर 24 नंबर में कहेंगे यहाँ पर गल्ला का समानार्थी क्या क्या हो सकता है, अनाज को बोलते हैं या वो कोई बोलते हैं, चलिए अनाज को नहीं बोलेंगे भाई ये गल्ला जो अन्य होता है ना, ये गल्ला बोला जाता है किसको, ये गल्ला आपका जो आपका रेवड़ शब्द है, ये झुंड है, भीड़ है और रेला है, इसका जो आंसर बनेगा ये गल्ला के समानार्थी ये आपका है, वो अनाज वाला आपका अलग है। यहाँ पर जो आंसर आपका, क्योंकि ऑप्शन में अगर हम देखेंगे
अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये अनाज वाला आपका मिल रहा है ना, अनाज से कोई रिलेट नहीं कर रहा है और रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर आगे कोई दूसरा ऑप्शन देखें, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला है आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, आधा तीतर आधा बटेर। अगला है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, समझ में आ गया। यहाँ पर तारे और यहाँ पर तारे, जब तारे तारे आ रहे हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग निकलेंगे तो आपका आंसर होगा क्या, तो यहाँ पर आंसर आपका 27 नंबर का बन जाएगा जो आपका दिया है यमक अलंकार, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़े। अब रुकेंगे नहीं, है ना। ये आपने जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर ये आपकी झंडारोहण के समय जब अब गांव का प्रभात फेरी होती है तब ये गाया जाता है। तो भैया 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ये वीर रस का है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। बच्चे खेल रहे हैं, अब ये बताइएगा बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक लगा है, नहीं है। यहाँ पर निषेधात्मक है, नहीं है। तो कुछ ऑप्शन को काटना शुरू करिए। क्या आज्ञा दी जा रही है कि आप कहेंगे नहीं दी जा रही है, तो बस 3 ऑप्शन कट गए हैं, तो बस एक ऑप्शन बचा विधानवाच्य हो जाएगा। अगला है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, ये तो आपने रट्टा मार लिया होगा। युधिष्ठिर जो आपका होता है अलुक तत्पुरुष होता है ना, जिस समास में विभक्ति का लोप न हो वो तत्पुरुष समास युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे जीके में क्या दिया गया है, कह रहा है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासन के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। यहाँ पर जवाब दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बौद्ध धर्म जो है ये महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नोट करिएगा ये आपके कनिष्क के समय है ना, कनिष्क के समय और किसी के समय बताइएगा। सही है कनिष्क के समय, क्योंकि कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और महायान को मानता था, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए प्राचीनतम सती प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपके जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का जो आरण अभिलेख है ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई। 48 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1875, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से, है ना, किन्हीं दो से जुड़ाव आपको बताना है। जो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, तो भैया ये जो सत्याग्रह था किस पर आधारित था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सच्चाई और अहिंसा पर, किस पर है, सच्चाई और अहिंसा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। बजट जो व्यवस्था है ये किसके समय आपका हुआ था बजट, ये बजट जो आपका कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। कैनिंग गवर्नर जनरल आपका बन के आया था, अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार कई प्रकार के प्रशासनिक सुधार किया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये जो नदी है ना भेड़ा घाट के समीप जाती है, कपिल धारा अर्थात जो धुआंधार जलप्रपात है निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी, है ना। ये निकलती कहाँ से है, तो आपकी मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी है वहां से निकलती है ना। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदियों में इसकी गिनती आपकी होती है, जो आपकी कहाँ पर पश्चिम की ओर गिरती है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की जो विशेषता है कहाँ से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ये आपके ब्रिटेन से, संसद लिया गया है कहाँ से, तो आप कहेंगे सर संसद लिया गया ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो कि संविधान से निहित है। तो मौलिक अधिकारों की विशेषता, अब आपको मालूम है मौलिक अधिकार जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की जो शपथ है ना, कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। आपके जो राज्यपाल होते हैं, है ना, इनको जो शपथ दिलाई जाती है, ये शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, कौन दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर वाले। अच्छा अगले क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, याद रखिए
यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति देखिए दिया है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं, आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब 90% लोग यहाँ पर गलत दे रहे हैं। याद रखिए, यहाँ पर शपथ की बात हो रही है, हम आपको निशान भी लगा रहे हैं, गोला भी लगा रहे हैं, थोड़ा समझिए हमारी बात को। यहाँ पर ये कह रहा है शपथ और नियुक्ति में अंतर होता है। नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कराते हैं। वहीं पर अगर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण है तो राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री राज्यपाल। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है डोंगरी भाषा जो आपकी है, डोंगरी भाषा ये आपकी जम्मू कश्मीर, आप सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है। मतलब जो जीडीपी है सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन करते हैं। तो ये जो होता है देश का जो आर्थिक विकास है ये कैसा है, देश का जो आर्थिक विकास है ये कैसा है, इसी का तो हम लोग जीडीपी के माध्यम से निकालते हैं, इसीलिए तो सूचकांक की जरूरत होती है। तो देश का जो आर्थिक विकास है, याद रखिए आर्थिक मतलब पैसा से होता है। अगला आपसे कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात जिसे बोलते हैं CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो देखिए CRR की जरूरत पड़ती है कब, जब यहाँ पर आंसर यहाँ पर बनेगा विनिमय शुद्ध मांग और समय देनदारी। क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे कि शुद्ध अर्थात जो डिमांड यहाँ पर जो है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर भर देंगे तो आपका जवाब राइट हो जाएगा। CRR मतलब होता है कैश रिवर्स रेशियो, है ना। ऐसी राशि है जो बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है, और इसकी गणना डिमांड और टाइम डायलिज्विज के आधार पर होती है। तो इसलिए आपका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो पारित किया गया था ये आपके 1949 में पारित किया गया था, और ये आपके 1956 में दोस्तों याद रखिए जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी हुआ था। स्टार्टिंग तो आपके 1949 में हुआ था, लेकिन पूरे देश में जम्मू कश्मीर में लागू होने के साथ ही पूरे देश में प्रभावी 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुरगुप्पा गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है। मुरगप्पा गोल्ड जो आपका है जुड़ा है किससे है, तो भैया ये जुड़ा है आपके हॉकी से जुड़ा है। इसको नोट करिएगा, नया क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो भी आप IMP पॉइंट बनाते हो, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट तो बनाते होंगे, है ना। और नहीं बनाते हैं तो फिर आपके लिए भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फिर आपका ये फर्ज होता है कि एक अपनी नोट्स बनी होनी चाहिए, है ना। और जब नोट्स बनी होगी तो ये चीज़ें तभी कवर हो सकती है, आप अपने मेमोरी में इतने समय के लिए नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में नोट किया करें। अगला है विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही तो आयताकार है, ना ही वर्गाकार है ना तो आयताकार है, तो भैया है कौन सा। ये दो त्रिकोणीय आकार का है, दो त्रिकोणीय आकार का है, यहाँ पर दो त्रिकोणीय आकार का। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पड़ोसी देश आपका नेपाल है ना। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो ना तो वर्गाकार है ना तो आयताकार है, ये दो त्रिकोणीय आयताकार ऊपर नीचे रखकर बनाया गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ऊपर वाले चांद में त्रिकोण में क्या है, चांद अर्ध चांद है, और नीचे वाले में त्रिकोण में जो सूर्य है, तो यहाँ पर आधा चांद है और नीचे वाले में क्या है, यहाँ पर आधा चांद है, नीचे वाले में क्या है, सूर्य है, याद रखिएगा। अगला आते हैं कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में क्या किया है, कह रहा है कार्यक्रम काउंटर अर्थात जो आपका PC है रजिस्टर भंडार होता है। तो दोस्तों जो PC होता है इसका जो रजिस्टर भंडार होता है क्या होता है। अब देखिए हमने कहा कंप्यूटर में कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ा करें, क्योंकि काउंटर जो दिया गया है कार्यक्रम काउंटर बड़ा कठिनाई पढ़ने में समस्या आ रही है, लेकिन ऊपर लिखा है प्रोग्राम काउंटर अर्थात जो आपका PC है, समझ में आ गया, ये बड़ा आसान हो गया। प्रोग्राम काउंटर अर्थात PC रजिस्टर स्टोर है ना जो होता है ये किस में होता है, तो आप कहेंगे सर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द इंक्लूज्ड अर्थात निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने का आंसर आपका इसका C नंबर है, राइट हो जाएगा, इसका जवाब ये था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है। देखिए आपसे कह रहा है पोर्टेबल एंड इजी टू द कैरी, है ना, ढोने में जो आसान होता है ये जो आपका लैपटॉप है। भाई ढोना मतलब ये नहीं है कि हम उसको कूड़ा लेके चले जाएं, है ना, कहीं से, तो याद रखिए जो लैपटॉप होता है सबसे आसान होता है, अपने बैग में भर लेंगे और लेके कहीं भी चले जा सकते हैं, है ना, ये आपका हो गया। अगला है कृत्रिम बुद्धि, है ना,
तो जो आपकी कृत्रिम बुद्धि को हम लोग हमेशा बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस शब्द का जो प्रतिपादन किया वो किसको करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये किया था आपके मैककार्थी, जो आपका मैककार्थी, आपका जवाब इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों LISP इसका आविष्कार पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, इनमें से आंसर होगा क्या? ये है आपका जो जॉन मैकार्थी, यही इसका आंसर, इसका भी राइट हो जाएगा, जैन मैकार्थी आपका हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या है, तो आपकी प्रोसेसिंग में किया जाने वाला जो लैंग्वेज मशीन आपका है। यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया है आप 70 नंबर में कि कॉलम में OS इंस्ट्रक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से आपको करना है। मतलब क्या है इनमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर जो आपका थ्रेड्स होता है, थ्रेड, जो थ्रेड आपका है वो क्या है, तो आपका CPU, ये आपका CPU बनेगा, ठीक है, CPU हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है, ये आपका हो जाएगा मेमोरी हो जाएगा। फाइल सिस्टम जो आपका है वो आपका डिस्क हो जाएगा, और सिग्नल जो आपका है वो आपका इंटरप्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 71 नंबर में, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों और तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रदान करता है? जो सॉफ्टवेयर, जैसे उत्पाद कोई आपका है ना, यहाँ पर जैसे आपका कोई उत्पाद है, तंत्रों पर नियंत्रण है, निगरानी है, तो ऐसे आंकड़ों को आप प्रदान करना, अर्थात इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो होता है फर्मवेयर, कहते हैं इसे, बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखो दिया गया है NIU का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा, मतलब जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर है उन नेटवर्क कनेक्शन की अनुमति देता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है CGI का तात्पर्य क्या होता है? CGI मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, या वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसको C, जावा, पर्ल भाषा में भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब आपका स्टॉप है? इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप आपका है? यहाँ पर 74 नंबर में, तो ये जो बायां शब्द आपका है, बायां, ठीक है, मतलब कि MS वर्ड में जब कार्य कर रहे होते हैं तो डिफॉल्ट रूप में बायां टैब सेट रहता है। हालांकि देखा जाए इसे बदला भी जा सकता है ना, इसके लिए होम टैब पर क्लिक करें और ग्राफिक समूह के डायलॉग लॉक पर क्लिक कर दें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे Ctrl+D कुंजी दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो Ctrl+ अगर D दबाते हैं तो होगा क्या? तो दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट आ जाएगा, क्या आ जाए, Ctrl+D अगर आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, कौन सा, तो यहाँ पर फॉन्ट जो आपका है ये आपका आ जाता है, फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग, ये काफ़ी फॉर्मेट बदल सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? अगर फाइल है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, है ना, तो ये फाइल जो आपकी सेव होगी ये मिलेगी, ये आपके DOCX में ही आपको मिलेगी। एक्सेल में कार्य कर रहे हैं तो एक्सेल में होता है .XLS, पावर पॉइंट में कार्य कर रहे हैं तो .PPT होता है, लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं तो आपका डॉट में DOCX मिलता है। अगला है MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है, MS एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं भैया? MS एक्सेल फाइल को कहते हैं यहाँ पर वर्क बुक कहते हैं, क्या बोलते हैं? वर्क बुक कहा जाता है, या डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करने में मदद करता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पर देखिए 78, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो देखो याहू है, गूगल है, बिंग है, लेकिन इंस्टाग्राम है क्या? इंस्टाग्राम क्या ये सर्च इंजन है क्या? नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। तो क्या है, तुक्का मार रहे हैं भैया, 70D का है लगा रहे हैं, है ना, 70D ना लगाइए, यहाँ पर भी लगाइए क्योंकि आपको तो पता ही है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? BIOS का पूर्ण रूप पूछा गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक डेटा होता है या प्राथमिक उद्देश्य होता है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को क्या करना? डाटा को क्या करना? सूचना प्रदान करना, है ना, डाटा को सूचना प्रदान करना, अर्थात डाटा को इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगला आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है आपके उत्तर प्रदेश जानकारी में। कठिन समय चले गए, अब आपको सरल समय आ गया है, तो यूपी जीके में एक भी क्वेश्चन गलत करना नहीं है, ये ठाना है आप सभी ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान आपका स्थित है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी गलती नहीं करना है और आपका जवाब इनमें से होगा क्या, फटाफट जवाब देना है। तो ये सरकरा है कहाँ पर, जौनपुर में कहाँ है भैया, जौनपुर में थोड़ो है। अच्छा अगले क्वेश्चन को बता रहे हैं, बहुत होशियार हो गए हैं आप लोग तो। याद रखिए कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगा अनुपात आपका है वो कहाँ का है। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका अंतिम आंकड़ों के अनुसार 912 जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। 2001 में लिंगानुपात 898 था, है ना, 2011 में 912 हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो दस्तक अभियान है इसका जो संबंध है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिएगा जो कि परियोजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका सीतापुर, ये इसका अंतर्गत आपका नहीं है। यहाँ पर इस परियोजना में 24 जिलों में, है ना, जो ऊसर और बीहड़ भूमि है उनके सुधार के लिए ये आपका 6 वर्ष के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, है ना। इसमें सीतापुर जनपद आपका शामिल नहीं है। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश की किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस संग्रहालय वही प्रथम पुलिस संग्रहालय है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए भाई। गाजियाबाद तो बिल्कुल सही है ना, गाजियाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला बना है, ये भी याद रख लीजिए साथ साथ में कि जो गाजियाबाद है ये वेबसाइट पर मतदाता जो सूची है इसको जारी करने वाला देश का पहला जिला भी बना है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर भी नंबर आप कहेंगे सर जी अब तो 6 हो गए, पहले तो 4 थे। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो ये अनुसूचित जनजाति पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा बुक्सा जनजाति आपका आंसर है राइट जो है, जो तराई क्षेत्र में जैसे बिजनौर है, आगरा है, यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है। तो इन्होंने पर्यावरण, अमीर खुसरो जो आपके हैं, अमीर खुसरो प्रथम कवि थी जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया है। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ये आपके ऋषि का नाम बताना है। ये ऋषि जो आपके हैं व्यास, है ना, महर्षि व्यास के लिए समर्पित आपका इनका जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में ही आती है। इस दिन 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो आपके जो शुद्ध जो कह सकते हैं एक प्रकार के जो साधु संत होते हैं, है ना, वो 4 माह एक ही जगह रहते हैं और अपना ज्ञान देते रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब उत्तर प्रदेश में है कहाँ पर, तो ये बस्ती जिले में पड़ता है। याद रखिए ये बस्ती, मम्मा का नाम था महामाया, है ना। और यहाँ पर आंसर आपका अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर का जो सरकी वंश का शासक था वो आपका हुसैन शाह था, हुसैन हो जाएगा, है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है यहाँ पर आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन में जो दिया गया हो उसी को तो बताएंगे। अब आप कहेंगे यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है वो आपका है कौन है, NH7 आपका है। ये नहीं कह रहा है कि यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तब आप कहते हैं सर यहाँ पर NH19, है ना, क्या बोलते हैं NH19 कहेंगे, है ना, यही तो आपका कहेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है इसमें यूपी से शुरू होने वाला है ये आपका हो जाएगा, ये सबसे लंबा यूपी में पूछे तो आपको NH19 बताना है, दोनों चीजें एक साथ में रट लेना है। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो 93 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। अगर टेराकोटा की जो आपकी सामान है ये मिलेगा आपको गोरखपुर में। टेराकोटा मतलब होता है जो आपकी पकी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उन्हें टेराकोटा कहते हैं गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने लेना है तो आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, लकड़ी के खिलौने अगर लेना है तो आपको चलना पड़ेगा वाराणसी, है ना। तो चलिए फिर वाराणसी चलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन लेना है तो आपको चिन्हट चलना पड़ेगा, और अगर कांच का सामान लेना है तो फिरोजाबाद चलना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्रम आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेणुकेट में जो हिंडाल्को है
इसकी स्थिति का जो मुख्य कारण है वो आपका कारण इनमें से है क्या, तो आप कहेंगे शक्ति के जो स्रोत हैं, ये आपका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। 96 नंबर में देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, टेनिका सिटी गाजियाबाद में है, ना कि आपके नोएडा में है। ये गलत हो गया। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी उन्ना हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य आपके शामिल हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, इसमें जो पर्यटन के लिए चयनित किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, ये जो आपका बुंदेलखंड सर्किट में आपके शामिल हैं। अगला है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश में लाभ लेने वाला जिला कौन है, तो भैया ये जो आपका हमीरपुर है, ये आपका लाभ लेता है। अगला है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान जो आपका है, वो याद रखिए 90% आपका यूपी आपका है जो मेथा ऑयल उत्पादन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस तेल का उपयोग लोग सुगंध के लिए भी करते हैं और औषधि को बनाने में भी करते हैं। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर का जवाब हमें नहीं पता है ना, आप लोगों सर्च करिए, रिसर्च करिए, है ना, किताबें पढ़िए और इसके बाद बता दीजिएगा हमको कमेंट करके कि ये आपका जो आंवला है आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ, ठीक है। वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो आपकी वीडियो बने हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।